सो हाय गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स गाइस। और ये न्यूमेरिकल आपको मालूम होगा कि कितने ज़्यादा वैल्यू के अपने परीक्षा में आते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप इन सारे क्वेश्चन को लगा लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल के उसमें क्लियर हो जाएंगे और आपका डर भी खत्म हो जाएगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हर एक टाइप के मैंने न्यूमेरिकल इसमें लगाए हुए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1 मीटर लंबे चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसका मतलब ये बोल रहा है ना ये कि 1 मीटर लंबा कोई तार है और उसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो चालक को 2.5 न्यूटन एम्पियर मीटर की तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा जाता है। अब क्या होता है कि कोई एक हमारा चुंबकीय क्षेत्र है ऐसे, और इस चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री के एंगल पर गाइस 30 डिग्री के एंगल पर इस तार को रखा जाता है और उसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। 2 एम्पियर की, ठीक है। तो चालक तार पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना करना है। तो हमें चुंबकीय बल की गणना करना है। तो आपको मालूम होगा कि अगर तार को हम रखते हैं ऐसे किसी भी एंगल पे, तो हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं चुंबकीय बल की गणना करने के लिए? तो हम लगाते हैं आई.बी.एल साइन थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल को करते समय जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हो उसको लिखिएगा, और जो नहीं मालूम है उसके फार्मूला को लिखिएगा, और जिस फार्मूला से वो आ जाए उस पे उसकी वैल्यूज रख दीजिएगा। आपका क्वेश्चन की जो आधा हेडेक होगा वो खत्म हो जाएगा। वैसे ही जैसे चलिए सबसे पहले हम लोग करते हैं, L=1 मीटर लिख लेते हैं और I=2 एम्पियर लिख लेते हैं और B=2.5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। गाइस आप ध्यान रखिएगा कि फिजिक्स में जो एसआई यूनिट होती है ना, वो बहुत वैल्यू करती हैं, ठीक है। और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। हम एकदम एसआई यूनिट के साथ ही वैल्यू को रख रहे हैं। और आईबीएल साइन थीटा से बी हमारा 2.5 है, आई 2 है और एल 1 है, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 रख देते हैं, ओके। और इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.5 न्यूटन आ जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा और 25 टू जा 5, 25 से 2 कट जाएगा और 2.5 न्यूटन आ जाएगा, ओके। तो इसका राइट आंसर कितना कितना हो जाएगा? 2.5 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। गाइस ध्यान रखिए कि फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है न्यूटन होता है, इसलिए हमने यहाँ पे न्यूटन रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। गाइस ये क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा, और ये क्वेश्चन अगर आप समझ जाते हैं तो समझिए आपके 7 नंबर पक्के हैं। क्योंकि देखिए ये 2007, 8 और 12 में आया है और 7 नंबर का आया है। आप पेपर उठा के देखेंगे तो ये 7 नंबर का होगा। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल का सूत्र लिखिए। अब हमने जो ऊपर बल का सूत्र लिखा था वही सूत्र यहाँ पे लिख देंगे। और यदि कोई चालक धारावाही चुंबकीय क्षेत्र के समांतर बल या 60 डिग्री व 45 डिग्री का कोण बनाता हो, तो हमारा जो ऊपर वाला क्वेश्चन था, ऊपर वाले में कितने डिग्री का एंगल बन रहा था? वहाँ पे बन रहा था 30 डिग्री का एंगल। अब यहाँ पे समांतर लंबवत और 60 और 65 डिग्री का, तो आप 60 और 60 डिग्री और 45 डिग्री का तो निकाल लेंगे, समांतर लंबवत में आप फंस जाएंगे। तो जब भी किसी भी एक चालक तार को मैग्नेटिक फील्ड में समांतर रखा जाता है, जैसे मान लीजिए ये वाला हमारा तार है और तार को हम समांतर रखते हैं, तो हमारी जो थीटा यहाँ पे थीटा बनेगा वो 0 डिग्री बनता है हमेशा। और अगर हम इसी चालक तार को लंबवत रखें, लंबवत, तो हमारा थीटा कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का थीटा बनेगा। और अब आपको थीटा मालूम चल गया होगा तो आप वैल्यू रख के आंसर निकाल लेते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपके कॉपी में भी लिखना है, क्योंकि लिखने का भी नंबर होता है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन पे देखते हैं और सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। लिखेंगे कि यदि किसी बी तीव्रता वाले बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से कोण थीटा पर स्थित एल लंबाई के चालक में आई धारा प्रवाहित हो रही है। इसका मतलब यदि कोई बी तीव्रता वाला बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है तो उसमें थीटा कोण स्थित एल लंबाई का कोई चालक तार रखा जाता है, उसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस पर कार्य करने वाला बल कितना होगा? उस पर कार्य करने वाला बल होगा F=IBL sin थीटा, ठीक है। ये हमारा पहला पार्ट होता है। अब समांतर को देखते हैं। समांतर पे थीटा की वैल्यू कितनी होती है? थीटा की वैल्यू होती है हमारी 0 डिग्री। अब अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो साइन 0 रखेंगे, क्योंकि साइन साइन थीटा रखना होता है और साइन 0 की वैल्यू 0 आती है। अगर आप IBL को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे IBL को अगर 0 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? 0 आ जाएगा। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब जब तार को समांतर रखते हैं तो फोर्स कितना आ जाता है? 0 न्यूटन आ जाता है, ओके।
और नेक्स्ट पार्ट है हमारा लंबवत का। तो लंबवत रखेंगे तो क्या होगा, थीटा 90 हो जाएगा और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो IBL में 1 से गुणा करेंगे तो IBL न्यूटन होगा। ओके, और हमारा नेक्स्ट वाला पार्ट है जो हमने क्वेश्चन ऊपर वाला किया था, सेम वही वाला है ये, बस थीटा बदल दिया है। थीटा कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री इक्वल टू √3/2 होता है, तो √3/2 IBL न्यूटन हो जाएगा। और नेक्स्ट पार्ट वाला जो है 45 डिग्री वाला, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो 1/√2 IBL न्यूटन हो जाएगा। ओके, आप IBL या BIL बोल सकते हैं, किधर भी से बोल सकते हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.2 मीटर लंबे एक चालक तार को, अब यहाँ पे एक चालक तार है जो 2 मीटर लंबा है। अब यहाँ पे आपको I, B और L की वैल्यूज दी हुई हैं। अब आपको समांतर और थीटा एंगल पे वैल्यूज निकालनी है। तो अगर आप ये पिछले वाले क्वेश्चन को समझे होंगे तो इसको वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। तो एक 2 मीटर लंबा तार है और 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर तीव्रता के एक चुंबकीय क्षेत्र में इसे रखा जाता है, और यदि तार में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है तो तार पर लगने वाले बल की गणना कीजिए यदि तार क्षेत्र के लंबवत हो। अब फार्मूला तो आप IBL साइन थीटा वाला ही लगाएंगे। अब लंबवत है तो थीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे, 90 रखेंगे, और थीटा की वैल्यू जब 90 रखेंगे तो यहाँ पे 1 रखेंगे, एल हमारा 0.2 है, I 2 एम्पियर है और B 0.5 है, वैल्यूज रखेंगे और 0.2 न्यूटन हमारा आंसर आ जाएगा। अब तार के समानांतर अगर हम उसको रखते हैं, जैसे ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और इसको तार के समानांतर रखते हैं, तो अगर तार के समांतर रखेंगे तो थीटा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और साइन 0 कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो साइन 0 अगर 0 आप रखते हैं तो 0.5 इंटू 2 इंटू 0.2 इंटू 0, 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 न्यूटन ही आएगा। ओके, थर्ड पार्ट है हमारा, जब तार चुंबकीय क्षेत्र के 30 डिग्री के कोण पर हो, एकदम सेम फर्स्ट वाला क्वेश्चन, 0.5 इंटू 2 इंटू 0.2 इंटू 1/2, जो कि कितना होगा, 0.1 न्यूटन होगा। तो गाइज अब ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे फोर्थ वाले चैप्टर से, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं और वो है लाइट का। गाइज ये जो क्वेश्चन मैं लाया हूँ ये हर बार किसी न किसी बोर्ड में ज़रूर पूछ लिए जाते हैं, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन हैं इसमें। तो लाइट के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज तार, फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब समांतर क्रम में रखे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें V 250 वोल्ट दिया हुआ है, I 5 एम्पियर दिया हुआ है, और एक बल्ब का जो पावर है, सामर्थ्य है, 25 वाट दिया हुआ है। तो अब ये पूछ रहा है कि कितने बल्ब रखे जा सकते हैं। तो ये जो 250 वोल्ट है और 5 एम्पियर वोल्ट है, 5 एम्पियर है, तो इसमें अब आपको निकाल लेना है कि कितने, इनका पावर कितना है, टोटल पावर। तो P इजिकल टू आपको मालूम होगा कि P इजिकल टू V इंटू आई होता है। तो 250 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 250 इंटू 5 ये हो जाएगा 61250। ओके, ये 1250 हो जाएगा। तो अब 1250 टोटल पावर है हमारा, आप इसको ध्यान मत दीजिएगा, मैं जैसे समझा रहा हूँ उसको देखिएगा। 1250 हमारा टोटल पावर हो जाएगा। अब टोटल पावर जब 1250 है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हमारा टोटल पावर कितना है, 1250 हो जाएगा। तो एक बल्ब है जिसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है जिसका पावर है 25 वाट। तो 25 वाट कैसे, कितने बल्ब को हम जोड़ सकते हैं, 25 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। इसका मतलब 50 बल्ब को हम समांतर क्रम में ऐसे जोड़ सकते हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चन समझिएगा, और ऐसे भी मैं आपको समझा देता हूँ। माना कि परिपथ में कुल कितने बल्ब हैं, n बल्ब हैं, तो P इक्वल टू 25n हो जाएगा। जब एक का 25 वाट है और तो n बल्ब का 25 इंटू n मतलब 25n वाट हो जाएगा, और इसका टोटल कितना था, 250 इंटू 5 वाट, तो वैल्यू रख के 50 वाट निकाल लिए, ऐसे निकालेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो आपको लास्ट लाइन में ऐसे लिखना पड़ेगा कि अतः परिपथ में 25 वाट के अधिकतम 50 बल्ब जल सकते हैं। गाइस ये वाला जो क्वेश्चन नेक्स्ट वाला है ना, इस वाले क्वेश्चन पे तो पक्का न पक्का एक क्वेश्चन जरूर बनना है, और ये कमर्शियल एनर्जी वाला है, व्यय ऊर्जा वाला। तो ये वाला जो फार्मूला लिखा हुआ है, व्यय ऊर्जा बराबर कुल वाट गुणे कुल घंटा बटे 1000, इस फार्मूला को आपको याद कर लेना है। इसी पे ऐसे इसके सारे सवाल खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इस सवाल को भी इसी पे चलिए लगाते हैं और समझते हैं कैसे इस सवाल को लगाते हैं। एक विद्युत मोटर की सामर्थ्य 5 किलोवाट है और इसे प्रतिदिन 6 घंटे की दर से 30 दिन तक का प्रयोग में लाने के लिए कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा खर्च होगी। तो वह ऊर्जा खर्च करना है, तो वह ऊर्जा निकालना है, तो कुल वाट निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो हमारा P है 5 किलोवाट
अब 5 किलोवाट को अगर हम वाट में बदले, देखिए एसआई यूनिट मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ कि एसआई यूनिट में ही लिखिएगा, किलोवाट से अब आपको वाट में बदलना है। तो 1 किलोवाट में कितना होता है? 1000 वाट होता है। तो 5 किलोवाट में 5 × 10³ वाट हो जाएगा। और हमारा टाइम है, 1 दिन में उसे 6 घंटे जला रहे हैं, तो 30 दिन जला रहे हैं, तो 30 दिन जलाएँगे तो कितने घंटे लेगा ये? 180 आवर्स लेगा, ओके। तो टोटल हमने वाट निकाल लिया, टोटल आवर निकाल लिया। तो अब बाई 1000 करके इसका सॉल्यूशन का आंसर निकाल लेते हैं। 5 × 10³ × 6 × 30 ये टोटल आवर है, ये टोटल वाट है, वही 1000 काट के 900 किलोवाट घंटा। अब आपको मालूम हो कि 1 किलोवाट घंटा = 1 यूनिट होता है, ठीक है। तो यहीं पे वही 900 किलोवाट घंटा मतलब 900 यूनिट, सेम बात है। तो आपको 900 यूनिट लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये पूछ रहा है कि कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा खर्च होगी। अगर यहाँ पे यूनिट नहीं बोला होता तो आप किलोवाट पे ही छोड़ सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गाइज ये जो 2 क्वेश्चन थे ना, ये हर बार परीक्षा में पूछे जाते थे, इसलिए मैंने इन क्वेश्चन को लिया है। अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं और वो हमारा है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ कि जो इतना बड़ा आपका सॉल्यूशन है ना, इतना बड़ा आपको सॉल्यूशन नहीं करना पड़ेगा, एक झटके में आपका आंसर आ जाएगा। पहले मैं आपको क्वेश्चन को समझाता हूँ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन को समझिएगा कि एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति है जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। व्यक्ति अधिकतम 20 मीटर की दूरी तक देख सकता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वो 20 मीटर अधिकतम दूरी तक देख सकता है। पहले क्वेश्चन पढ़िए, मैं निकट दृष्टि दोष के सारे कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन पे क्लियर कर देता हूँ। उसकी सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति व कितनी क्षमता का लेंस प्रयोग करना होगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अगर 0.5 मीटर है, वो तो आपको मालूम है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर या 0.525 मीटर होती है। अब यहाँ पे बात हुई है निकट दृष्टि दोष की। किसकी बात हुई है? यहाँ पे बात हुई है निकट दृष्टि दोष की। तो निकट दृष्टि दोष से मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ कि जब भी निकट दृष्टि दोष होता है तो क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष में वस्तु आदमी को निकट की जो चीज़ होती है वो दिखाई देती है, और पास की जो चीज़ होती है वो निकट की जो चीज़ होती है वो दिखाई देती है, और जो दूर की चीज़ होती है वो दूर की चीज़ दिखाई नहीं देती है। इसका मतलब ये उल्टा है, जो दोष है वही दिखेगा। निकट दृष्टि दोष है तो निकट दिखेगा और दूर का नहीं दिखेगा, ओके। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था? क्वेश्चन बोल रहा था कि 20 मीटर से अधिक वो देख नहीं सकता है। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और कोई चीज़ यहाँ पे है 20 मीटर पे, तो ये इसको तो देख लेगा, लेकिन इस चीज़ को ये नहीं देख पाएगा, क्योंकि यहाँ से 20 मीटर है और यहाँ पे तो 30 भी हो सकता है। तो इसको नहीं देख पाएगा, और ये क्या करेगा, इस जो व्यक्ति खड़ा है इसको देख लेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें निकट दृष्टि दोष को हटाने के लिए एक दर्पण यूज किया जाता है, जिसका नाम है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण लगा के हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो व्यक्ति खड़ा है ना, इस व्यक्ति का जो प्रतिबिंब है हम यहाँ पे बनाते हैं, इस पॉइंट पे। तो इस व्यक्ति को ये वाली चीज़ तो यहीं पे होती है, लेकिन इसको दिखती यहाँ है, ओके। तो वही काम इस क्वेश्चन में भी हम करने वाले हैं। 2 तरीके इस क्वेश्चन को लगाने के, तो चलिए दोनों को मैं आपको समझाता हूँ, और आप क्वेश्चन को समझेंगे ना, तो ये वाले क्वेश्चन तो जो है वो वैसे ही लग जाएँगे। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अधिकतम 20 मीटर की दूरी को देख सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि v को है जो -20 पे ही लाना पड़ेगा, क्योंकि अवतल दर्पण में जो v होता है माइनस में होता है, और u मतलब कितनहु भी दूरी की वस्तु को, तो मतलब वो तो इनफाइनाइट हो जाएगी, और f हम निकाल लेंगे तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो उसकी क्या मालूम करनी है, लेंस प्रयोग करना होगा सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति की, उसकी सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति और कितनी क्षमता का। अब किस प्रकृति की दूरी मालूम करने के लिए हमें अब सबसे पहले एफ फोकल लेंथ निकालते हैं। तो फोकल दूरी निकालने के लिए 1/f = 1/v-1/u जो आपको मालूम है। तो 1/f = 1/-20 -1/- इनफाइनाइट। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, 1/इनफाइनाइट की वैल्यू हमेशा 0 होती है, तो आपको 0 रखना है, और f = -20 आ जाएगा, ठीक है। अब f = जब -20 आ जाएगा तो क्या होगा कि हमको क्या करना पड़ेगा कि उस वस्तु को लेंस की फोकस दूरी -20 मीटर होगी, और वो लेंस कौन सा होगा, अवतल लेंस होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि फोकस दूरी -20 मीटर होगी और वो लेंस कौन सा होगा, अवतल लेंस होगा। अब इतना लगाने के बाद
आपको कुछ नहीं करना है। मैं अब ट्रिक बताने वाला हूँ जो यहाँ पे दूसरी विधि है कि कभी भी अगर निकट दृष्टि दोष की बात होती है तो आप जो दूरी तक वो देख सकता है उसको माइनस में लिख के आप उसको फोकल दूरी बता सकते हैं। कैसे देखिए, जब f इक्वल टू माइनस आप रखेंगे तो f इक्वल टू -20 मीटर आ जाएगा। यहाँ से भी f इक्वल टू -20 मीटर आएगा। तो आप इतना न करके इसको कर सकते हैं और 1 सेकंड में इसका आंसर ला सकते हैं। तो जब हमारी फोकस दूरी -20 मीटर हो जाएगी तो प्रश्न में पूछा था कि कितनी क्षमता वाले दर्पण की प्रयोग हम लोग को करना पड़ेगा। तो क्षमता तो आपको मालूम है, P इक्वल टू 1/f में निकाल लेते हैं तो -0.5 डायोप्टर आएगा। इसका मतलब व्यक्ति को 0.05 ऋणात्मक डायोप्टर की क्षमता का अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब उम्मीद है कि आपको निकट दृष्टि दोष के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आप इनको कॉपी में लिख लीजिएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने सारे क्वेश्चन को कवर करा दिए हैं। उसमें 1/f 1/b का भी कॉन्सेप्ट जो दर्पण का है उसको भी मैंने इस पे करा दी, इसलिए मैंने चारों चैप्टर के कॉन्सेप्ट करा दिए हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। चलिए, थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।